हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सैनिक अकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि हमारा सोशल साइंस स्पेशल है। ये हमारा 3 तारीख को हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है और उसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स। ऑप्शन ए है स्केचिंग यानी कि चित्र को बनाना, ऑप्शन बी है होल्डिंग अ नीडल यानी कि सुई को पकड़ना, ऑप्शन सी है वॉकिंग फास्ट यानी कि तेज चलना, और ऑप्शन डी है पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड यानी कि धागे में मोती पिरोना। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन जी, वॉकिंग फास्ट यानी कि तेज चलना। ये हमारा स्थूलगामक कौशल का उदाहरण होता है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि स्थूल कौशल के अंतर्गत वे बड़ी गतिविधियां आती हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, टांगों, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। यानी कि जब बच्चे जो होते हैं वो अपने बाजू, पैर और पूरे शरीर के जरिए जो गतिविधियां करते हैं वो हमारी स्थूल कौशल के अंतर्गत आती हैं। इसमें घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, तेज चलना, दौड़ना और कूदना, ये सब हमारे किसते हैं, स्थूल कौशल के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ ले तो स्थूल कौशल के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं हमारे घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, तेजी से चलना और दौड़ना और कूदना। और इसमें क्या होता है कि इसमें सभी गतिविधियां आती हैं जिसमें हमारे जो बाजू, टांगे, पैर और पूरे शरीर के जरिए व्यक्ति काम करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है, यानी कि प्रोक्सिमल डिजिटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। ऑप्शन ए है जटिल से सरल यानी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ऑप्शन बी है हेड टू टो यानी सिर से पैर, ऑप्शन सी है केंद्र से बाहर यानी सेंटर टू एक्सट्रीम्स, ऑप्शन डी है जनरल टू स्पेसिफाइक यानी कि सामान्य से विशिष्ट। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र से बाहर यानी सेंटर ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, विकास का जो अधोगामी सिद्धांत है वो ये बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि विकास का अधोगामी सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो विकास है वो शरीर के केंद्र से यानी कि सेंट्रल से बाहर की ओर होता है। अर्थात पहले जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, फिर हृदय, और इसी क्रम में विकास होगा। जैसे कि बच्चों का खड़े होने से पहले वो बैठने में सक्षम हो जाते हैं, बच्चे हाथों और पैरों को हिलाते हैं, और सीखने से पहले वो अपने सिर को हिलाना सीखता है। यानी कि जो होता है छोटा सा बच्चा वो पहले अपने सर को हिलाना सीख लेता है, उसके बाद जो अपने हाथ होते हैं और जो पैर होते हैं उनको हिलाना सीखता है। ठीक है, ये सभी अधोगामी सिद्धांत होता है, उसको स्पष्ट करते हैं। यानी विकास जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण के द्वितीय कारण है। तो सोशियोलॉजी जिसके पास भी है, सोशल साइंस होगी, उसमें जो प्राथमिक और द्वितीय कारण वाला चैप्टर है वो जरूर आएगा, तो अच्छे से पढ़कर जाना। ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी है किताबें, ऑप्शन सी है मीडिया, और ऑप्शन डी है माता पिता। तो हमारा ऑप्शन ए है कि पहला और चौथा सही है, दूसरा कह रहा है कि पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा कह रहा है कि पहला, तीसरा और चौथा सही है, और चौथा कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। और पूछा क्या है, द्वितीय का। जो हमारे माता पिता यानी जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो तो हमारे प्राथमिक कारण होते हैं, तो इसको हटा दो आई बी वाला। और आई बी किस में है, इसमें है, इसमें है और इसमें, इन तीनों में आई बी है, और ये हमारा प्राथमिक कारण होता है। जबकि इसने हमसे द्वितीय पूछा है तो नो डाउट हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। देखो इसमें अगर हमें एक ऑप्शन पता था तो हमारे तीनों ऑप्शंस कट गए, क्योंकि पता था कि पेरेंट्स यानी माता पिता होते हैं वो बच्चों के समाजीकरण के प्राथमिक कारण होते हैं, ना कि द्वितीय। इसीलिए हमने जिसमें भी आई बी वाला था वो तीनों हटा दिए, तो एक ही ऑप्शन बचा था, ऑप्शन डी, यही हमारा सही हो जाएगा। द्वितीय कारक हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि जो हमारे विद्यालय होता है वो हमारे समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है। हमारी किताबें और मीडिया होती है, सारे द्वितीय कारक होते हैं, जो कि माता पिता प्राथमिक कारण होते हैं।
ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि द्वितीयक समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बाद के वर्षों में पड़ोस, विद्यालय और सहकर्मी समूह के माध्यम से शुरू होता है। ठीक है, और ये तब होता है जब बच्चा बाल अवस्था के चरण से गुजरता है और परिपक्वता में आ जाता है। बचपन से तो वो माता पिता के साथ ही रहता है, उनकी संगत में ही रहता है, तो वो सब क्या होते हैं, प्राथमिकरण के प्राथमिक कारण होते हैं समाजीकरण के। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो समाजीकरण होता चला जाता है, उसका वो समाज में जाता है, वो पड़ोस, विद्यालय और सहकर्मी समूह के साथ होता है, और वो उसके द्वितीयक होते हैं समाजीकरण के कारण। ठीक है, विद्यालय किताबें और मीडिया समाजीकरण के द्वितीय कारण है। कौन कौन सी? विद्यालय, किताबें और मीडिया। ठीक है, जो कि बच्चों को सामाजिक भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके साथ ही बच्चों की मूल्य, मानदंडों और परंपराओं को भी प्राप्त करने में और बातचीत के माध्यम से जो सामाजिक भूमिकाएं होती हैं उनके बारे में और औपचारिक संकेतों को विकसित करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रंस कैन ऑपरेट एंड डेवलप हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें अधिकांश बच्चे जो होते हैं वो सक्रियाओं पर क्रियाएं करना जो होता है वो लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। यानी ये पूछा है कि वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चों में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच जो होती है वो विकसित हो जाती है। ऑप्शन ए सेंसरी मोटर यानी कि संवेदीगामक, ये पहली अवस्था होती है जीन पियाजे की 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, ये दूसरी अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, तीसरी होती है कॉन्कैट ऑपरेशनल यानी कि मूरत संक्रियात्मक, ये जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक, ये चौथी अवस्था होती है और 11 से 15 किशोर अवस्था तक होती है और इसे हम आमूरत भी कहते हैं। तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 दी थी। कौन कौन सी? संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक थी, मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष थी और इसे अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते थे। और चौथी थी हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक थी। ठीक है, ये पूछ लेगा सीक्वेंस से दिखाने तो SPCF। ठीक है, याद रखना इसको। और इसमें पूछ रहा है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच कौन सी अवस्था में विकसित हो जाती है, तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल में जो बच्चे होते हैं उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच जो होती है वो विकसित हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो अपनी सक्रियाओं पर क्रियाएं जो होते हैं वो करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच होती है वो विकसित हो जाती है। इस अवस्था को हम आमूरत संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और 11 से 15 किशोर अवस्था तक होती है। इस अवस्था में बच्चे की जो मानसिक क्षमता होती है वो अधिकतम स्तर तक विकसित हो जाती है और वे आमूरत और जो वैज्ञानिक सोच होती है उसके माध्यम से दुनिया को भी समझने लगते हैं और उनमें संज्ञान और समस्या को सुलझाने का कौशल भी विकसित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जीन पियाजे गेव इम्पोर्टेंस टू डेज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। चाहे प्राइमरी लेवल का पेपर देने जा रहे हो या जूनियर लेवल का, दोनों में जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर और कोहलबर्ग इनको पढ़कर जाना। ठीक है, और प्राथमिक द्वितीय कारण हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? ऑप्शन ए है कि सीखने के लिए तत्परता, रेडीनेस टू लर्न। ऑप्शन बी है नकारात्मक पुनर्वलन यानी कि निगेटिव रेनफोर्समेंट। ऑप्शन सी है प्रतियोगी भावना, कॉम्पिटेटिव फीलिंग। और ऑप्शन डी है कार्यात्मक स्थिरता यानी कि फंक्शनल फिक्सनेस। तो नकारात्मक पुनर्वलन, प्रतियोगी भावना को तो दिया नहीं था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने के लिए तत्परता यानी कि रेडीनेस टू लर्न। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में सीखने के लिए तत्परता यानी कि रेडीनेस टू लर्न को महत्व दिया है। ठीक है, और ये बताया भी है कि जो बच्चे होते हैं उनकी कुछ अवधारणाएं तब तक नहीं सिखाई जानी चाहिए जब तक कि वे संज्ञानात्मक विकास के उपयोग यानी ऊपर चरण दिए गए उन तक नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमरजीत कंसीडर्स रूल एज फिक्स्ड एंड एडवोकेट्स दैट एवरीवन शुड फॉलो रूल्स इफ ऑफ देयर पर्सनल सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल
डेवलपमेंट एट विच स्टेज अमरजीत इज एट प्रेजेंट। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है ये किससे पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग से। हमारा कह रहा है कि अमरजीत जो होता है वो नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि भी सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, चाहे उनका व्यक्तिगत स्थिति चाहे किसी भी प्रकार की यानी कोई भी परिस्थिति हो व्यक्ति की, उसे कुछ जो नियम होते हैं उन्हें मानने चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत कौन सी अवस्था में है? ऑप्शन ए है आज्ञाकारिता और दंडोन्मुखी यानी कि ओबीडियंस एंड पनिश्ड ओरिएंटेशन। दूसरा कह रहा है हमारा यंत्री उद्देश्य उन्मुखी यानी कि इंस्ट्रक्शनल पर्पज ओरिएंटेशन। तीसरा कह रहा है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। और चौथा कह रहा है कि कानून और व्यवस्था उन्मुखी, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो अमरजीत क्या कह रही है कि कोई भी अवस्था में व्यक्ति उसे कानून को फॉलो करना चाहिए। तो वो कौन सी अवस्था में होगी? चौथी अवस्था में होगी, लॉ एंड ऑर्डर। अगर वो सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है तो वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की में होती। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो अमरजीत है उन्मुखीकरण अवस्था में है। ठीक है, इस अवस्था में जो होते हैं वो समाज के नियम कानून के व्यवहार निर्धारित होते हैं वो होते हैं। ठीक है, व्यक्ति इस चरण में सामाजिक कानून के एक बड़े दृश्य पर ध्यान रखने लगता है और उसके नैतिक निर्णय जो होते हैं वो दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध के विचार से भी अधिक हो जाते हैं। इस चरण में व्यक्ति क्या करता है, मानने लगता है कि नियम और कानून होते हैं वो समाज की व्यवस्था के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हें किसी भी हाल में व्यक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, और अमरजीत भी यही करेगी चाहे व्यक्ति की कोई भी अवस्था हो, व्यक्तियों को क्या करना चाहिए कि नियमों का अनुसरण करना चाहिए चाहे व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जो कि कानून और व्यवस्था के उन्मुखीकरण की व्यवस्था को बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग अ ग्रुप वर्क इन क्लास रमेश फाइंड्स हिज स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ गिवन क्वेश्चन इन ऑर्डर टू स्कैफोल्ड देम। रमेश ने है कि उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। टेल देम टू कॉपी आंसर फ्रॉम बुक। ये तो बकवास हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, निगेटिव में चला जाएगा। कभी नकल को में बढ़ावा देना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को। दूसरा कह रहा है कि उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए करना चाहिए। आस्क देम टू विड्रॉ गिवन असाइनमेंट्स एंड मूव टू नेक्स्ट टास्क। बिल्कुल भी नहीं, जब तक व्यक्ति एक टास्क पूरा ना कर दे दूसरा टास्क उसको देना बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। गिवन क्यूज एंड हिंट्स रिलेवेंट्स टू द प्रॉब्लम। हाँ, ये बहुत ही अच्छा हमारा है कि हमें उन्हें देने चाहिए। चलो चौथा भी पहले देख लेते हैं। चौथा कह रहा है कि अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। एक तो बेचारा पहले से ही सॉल्व नहीं कर पा रहा है और उनका पठन सरल करने के जब और भी जटिल बना देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सबसे अच्छा हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर सी वाला। ठीक है, गिवन क्यूज एंड हिंट्स रिलेवेंट्स टू द प्रॉब्लम, यानी प्रश्न से संबंधित कुछ संकेत हैं वो हमें व्यक्ति को देने चाहिए जिससे वो होता है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश देखता है कि उसके विद्यार्थी जो दिए गए प्रश्न है उसका हल ढूंढने में है वो जूझ रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को सहयोग के लिए रमेश को प्रश्न से संबंधित कुछ संकेत उन्हें देने चाहिए जिसकी सहायता से जो विद्यार्थी होंगे वो अपनी समस्या का जो वास्तविक हल है उसे ढूंढने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि संकेतों के माध्यम से जो बच्चे होते हैं वो प्रश्नों के संभावित हल होते हैं उसके चरणबद्ध तरीके से जोड़ कर उसके वास्तविक हल तक जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं। यानी कि कोई प्रॉब्लम हमारी यहाँ तक सॉल्व होगी। मैं हर बार आपको बता दी हूँ और बीच में आपको ज़रूरत है पाठ या ढांचे की यहाँ तक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो अध्यापिका यहाँ पे सहायता आपकी प्रदान करेगी वो पाठ और ढांचा कहलाएगी और आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम तो यहाँ तक सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वही हेल्प करनी चाहिए अध्यापिका को बच्चों की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? यानी कि टू इनहेंस स्टूडेंट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट लेव वाइगोत्स्की एडवोकेटेड फॉर। ऑप्शन ए है सामाजिक पृथक्करण यानी कि सोशल आइसोलेशन। ऑप्शन बी है सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग यूज ऑफ कल्चरल टूल्स। ऑप्शन सी है रोट मेमोराइजेशन कंठस्थीकरण। ऑप्शन डी है निष्क्रिय अनुकरण यानी कि पैसिव इम्यूटेशन। तो निष्क्रिय अनुकरण कंठस्थीकरण इसको तो बढ़ावा दिया ही नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सामाजिक
उपकरणों का प्रयोग, क्योंकि समाज में पृथक्करण नहीं करना चाहते हैं लेव वाइगोत्स्की। उन्होंने कहा है सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग ही हमारा पॉजिटिव में आता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए जो लेव वाइगोत्स्की उन्हें सांस्कृतिक उपकरणों के प्रयोग की अनुशंसा की है। और हमें बताया भी है कि भाषा समाज के द्वारा दिया गया जो प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक होता है वो समाज में अंतःक्रिया के द्वारा ही ज्ञान को क्या करता है, अर्जित करता है। और वयस्क और जो समवयस्क होते हैं उनके साथ आपस में क्रिया करके भी वो सीखता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक यानी कि कॉग्निटिव, फिजिकल और जो सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट होता है वो हो जाता था। बालक के संज्ञानात्मक विकास में जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लेसेस डेज एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन ए विद्यार्थी स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी है अभिभावक पेरेंट्स, ऑप्शन सी है टीचर्स यानी कि अध्यापक, और ऑप्शन डी एग्जाम्स यानी कि परीक्षाएं। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देगी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्टूडेंट्स। हमेशा याद रखना कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा होती है, परीक्षाएं केंद्रित कभी नहीं होगी, ना ही अध्यापक केंद्रित होती है, ना ही अभिभावक केंद्रित। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा है टी पद स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी यानी छात्र केंद्रित होनी चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग और खुद को बनाए रखने, आर्थिक विकास जो होता है उसको बढ़ावा देने तथा आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। ये सामग्री और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों का जो कौशल और समझ होती है उसे बढ़ाने पर भी जोर देती है। तथा जो प्रगतिशील शिक्षा है वो अधिगम की प्रक्रिया के केंद्र में विद्यार्थियों को महत्व देती है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए। यानी कि अहमद वांट्स टू बिकम ए साइकोथेरेपिस्ट और counselor. As per Harvard Gardner's theory of multiple intelligence, his teacher should provide opportunities to enhance his intelligence. ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है संगीतात्मक, ऑप्शन डी है अंतरा व्यक्तित्व। संगीतात्मक तो संगीत से संबंधित है, अगर वो संगीतक बनना चाहता होगा तो इसे देनी चाहिए। प्राकृतिक भी नहीं है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतरा व्यक्तित्व, ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो अहमद है अगर वो बनना चाहता है काउंसलर तो हार्वर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अनुसार जो टीचर है उसको अंतरा व्यक्तित्व जो बुद्धि है उसके संवर्धन के उसे अवसर देने चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अंतरा व्यक्तित्व वाले बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो लोगों की मनोदशा और प्रयोजन होते हैं उनको समझने में वो सक्षम होते हैं। इसमें राजनेता, प्रबंधक, शिक्षक, व्याख्याता, परामर्शदाता और जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी कि वाइल प्रैक्टिसिंग कोऑपरेटिव लर्निंग अ टीचर शुड, ऑप्शन ए है कि एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण, मेक सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, ऑप्शन बी कह रहा है कि विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना, इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू फॉलो ओनली प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस दीजिए। क्योंकि केवल आ गया और जो आपको पता था कि केवल जो होता है वो निगेटिव में चला जाता है तो उसको तुम्हें बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए। तीसरा कह रहा है कि चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित क्यों करेंगे, इसको तुम्हें बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए हमें रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट कह रहा है तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना, मेक ग्रुप्स ऑफ डिवर्स लर्निंग। तो सबसे अच्छा हमारा यही कह रहा है कि जो अलग अलग विद्यार्थियों के समूह होते हैं उनके हमें क्या करने चाहिए, समूह बनाने
बनाने चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय जो अध्यापक होते हैं उनको विविध यानी अलग अलग शिक्षार्थियों के समूह वो बनाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो सीख ही लेंगे और सीखने का प्रयास भी करेंगे, जिससे सहयोगात्मक अधिगम जो होगा उससे बच्चों में उच्च स्तरीय सोच, उसका मौखिक संचार, स्व प्रबंधन और नेतृत्व कौशल का भी विकास होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहे हैं, तो ऐसा करके वे क्या कर रहे हैं? इन अ क्लासरूम डिस्कशन ऑन क्रिकेट अ टीचर इज गिविंग मोर चांस टू बॉयज देन गर्ल्स बाय डूइंग सो ही इज। तो वही हमारा इस तरह के हर बार पूछा जाता है कि खाना बनाने में निपुण होती है और जो लड़के होते हैं वो बाइक चलाने में या बाहर का काम करने में निपुण होते हैं। लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, लड़कों को बाहर का काम करना चाहिए। ठीक है, और लड़कियां जो होती हैं उनका ज़्यादातर काम जो जो डांस वगैरह वो कर लेती हैं अच्छे से, और जो लड़के होते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाते, वो साइंस साइड में अच्छे होते हैं। जो मैंने आपको बताया भी इतना, तो इस तरह के किसके उदाहरण बताए थे मैंने आपको, तो उसी टाइप में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कि रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, तो कम तो कर नहीं रहा है, तो बढ़ावा दे रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है कि जेंडर अनुसरण कर रहा है, जेंडर समानता का, तो समानता का भी अनुसरण नहीं कर रहा है। और चौथा कह रहा है कि रूढ़िवादिता को तोड़ रहा है, तो रूढ़िवाद धारणा को तो ये बढ़ा रहा है, तोड़ नहीं कहा रहा है। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। जो जेंडर पूर्वग्रह हैं यानी कि प्रेस्टिसिंग जेंडर वाइज यानी कि जेंडर वाइज कर रही है शिक्षिका। क्या कर रहा है शिक्षक या शिक्षिका? वो क्या कर रहे हैं कि जो लड़की है उसको तो कोई चांस ही नहीं दे रहे, सोच रहे हैं कि लड़कों को क्रिकेट के बारे में पता होता है, लड़कियों को कहाँ पता होता है। तो वो जेंडर पूर्वग्रह जो है उनका पालन वो कर रहे हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या की कर रही है कि कक्षा में क्रिकेट पर एक चर्चा हो रही है, उसमें जो टीचर है वो लड़कियों से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं और लड़कों को अधिक अवसर वो दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लड़कों को इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, लड़कियों को कुछ पता नहीं होगा। तो वो जेंडर जो पूर्वग्रह होते हैं, जो बहुत समय से धारणाएं चली आ रही हैं, उसका पालन वो कर रही है। ठीक है, किसी लिंग विशेष जैसे कि पुरुष या फिर महिला, उसके प्रति एक निश्चित सोच बन जाती है और उसे हम लैंगिक पूर्वग्रह कहते हैं। और क्या होते हैं? जैसे लड़के शक्तिशाली होते हैं, लड़के बाहर का काम करते हैं, लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां नम्र होती हैं, बहुत जल्दी रो देती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां किचन अच्छा संभाल लेती हैं। तो ये सारे जो है वो लैंगिक पूर्वग्रह को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो अगला और जो ये हमारा जो व्याख्या और ये हमने क्वेश्चन पढ़ा, ये हमारा क्या कह रहा था कि अध्यापक जेंडर पूर्वग्रह से वो ग्रसित है, वो भी यही समझता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? इन अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर्स आर टीचर शुड, यानी आप ऐसी कक्षा में गए हैं जहाँ अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं, सबकी भाषा किसी की अलग है, किसी का जाति अलग है, किसी का माहौल अलग है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अपने ऊपर रखकर देखिए। ऑप्शन ए कि परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाएंगे, यानी ग्रुप्स स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स। दूसरा कह रहा है कि सभी से सफलता की अपेक्षा करेंगे और बनाए रखनी चाहिए। क्यों भैया? क्यों एक हमें एक केवलिटी, क्यों हमें अपने माइंड में एक चीज़ बनानी चाहिए कि सभी बच्चे सफल ही होंगे? ये तो गलत हो जाएंगे ना। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण कर देना चाहिए, मतलब जो जिधर से आया उधर ही उधर बांट देना चाहिए उसे। और चौथा कह रहा है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए, यानी प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड मेथड ऑफ असेसमेंट। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि सभी से सफलता की अपेक्षा करनी और बनाए रखनी चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए? जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे आशा रखनी चाहिए कि वो अवश्य सफल होंगे। ठीक है, और उनके ग्रुप्स को अच्छे से हमें देखना चाहिए, जांच पड़ताल करती रहनी चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को सभी छात्रों से सफलता की अपेक्षाएं करनी चाहिए। मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं उनसे सबसे में क्या करना चाहिए कि सफलता की अपेक्षा करनी चाहिए और उन्हें बनाए रखना चाहिए, जिससे कि छात्र पूर्ण सहभागिता के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए सक्रिय रूप से अधिगम कर सकें। जबकि समूह बनाना, उनके पृष्ठभूमि के आधार पर उन्हें वर्गीकरण करना और मानकीकृत पाठ्यचर्या के सभी तरीके बच्चों के अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं। ठीक है, सभी नकारात्मक होते हैं, जबकि जो होती है अपेक्षा करनी चाहिए जिससे सभी एक दूसरे का सहयोग दें, तो ये हमारा सक्रिय में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन, यानी रचनात्मक आकलन कब तब किया जाता है?
कब किया जाता है? ऑप्शन ए है केवल सत्र के प्रारंभ में, ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। दूसरा कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, थ्रू द सीजन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तीसरा कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द सीजन ओनली, यानी केवल सत्र के अंत में। और चौथा कह रहा है कि ओनली फॉर स्टूडेंट फेसिंग लर्निंग चैलेंजिंग, यानी केवल इन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम्य चुनौतियां महसूस करते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान। हमें क्या करना चाहिए कि रचनात्मक आकलन सभी विद्यार्थियों के लिए सत्र के दौरान के बीच बीच में करना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि रचनात्मक आकलन जो होता है उसका कार्य होता है कि शिक्षण की प्रक्रिया की दशा का ज्ञान कराएं, और ये आकलन शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान लगातार सतत होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग अधिगम के लिए जो कार्य होते हैं वो छात्रों का पृष्ठपोषण प्रदान करना होता है। इसके लिए जो विद्यार्थी होते हैं वो ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे सुधार करना है। ठीक है, रचनात्मक आकलन सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मानित करेगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। तो वो 2 मिनट में बता देगा कि श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, श्रीजयवंतपुरम, कोट्टम है। तो इसमें कोई भी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं लग रहा है, तो रचनात्मक मूल्यांकन हमें लगाना है जिससे विद्यार्थी जो है वो सोच सके, यानी समालोचनात्मक चिंतन कर सके। तो ये तो होगा नहीं। दूसरा कह रहा है कि भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेट इन इंडिया। तो 5 सितंबर को मनाते हैं और पूरे विश्व में 5 अक्टूबर को मनाते हैं, तो इसमें भी बिल्कुल थिंकिंग लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा कह रहा है कि एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यानी विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया, तो भी बता सकते हैं, तो इसमें भी हमारी थिंकिंग नहीं लग रही है। और चौथा कह रहा है कि आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या को किस प्रकार सुलझाएंगे, हाउ वुड यू रिसॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी। तो इसमें एक बच्चे की थिंकिंग दूसरी होगी, दूसरे बच्चे की थिंकिंग अलग तरह से होगी, और बाकी बच्चे अलग अलग तरह से सोचेंगे, यानी कि सभी अलग अलग तरह से अपना समालोचनात्मक चिंतन है वो लगाएंगे। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि समालोचनात्मक चिंतन जो होता है वो तर्क या तर्क को नहीं, अपरिचित स्थितियां, विचार या जो सुझाव होते हैं उनको लागू करने की क्षमता है। ठीक है, ये तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानने के लिए और उनका विश्लेषण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको संदर्भित करता है। और ये ऐसे प्रश्न होते बढ़ावा देता है जैसे कि केवल एक रटे रटा जो है उत्तर हमें प्राप्त ना हो। जैसे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, कब बनी थी, 1911 में। तो ये रटे रटाए प्रश्न है ना, जबकि समालोचनात्मक चिंतन में होता है कि तर्क लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि पानी की समस्या तो हम कैसे दूर करेंगे। ठीक है, यानी सभी का दृष्टिकोण जो होता है वो अलग अलग होता है। समालोचनात्मक चिंतन के लिए उचित विश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्ष और स्पष्टीकरण की भी आवश्यकता होती है। अब सबसे पूछ रहे हैं कि आप अपने शहर में पानी की समस्या को कैसे दूर करेंगे, तो ये विद्यार्थियों के जो समालोचनात्मक चिंतन है उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, सभी बच्चे अलग अलग तरह से सोच पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंक्लूजन रिक्वायर्स, यानी कि समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है। ऑप्शन ए है कि विविधता और व्यक्तित्व विभिन्नताओं के लिए सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। दूसरा कह रहा है कि आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग फॉर असेसमेंट। तीसरा कह रहा है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों का नामीकरण, लेबलिंग और पृथकीकरण, यानी कि लेबलिंग एंड सेग्रेगेशन ऑफ स्टूडेंट। तो लेबलिंग तो करनी नहीं है, मानकीकृत परीक्षण देना नहीं है, और हमारा जो अध्यापक केंद्रित शिक्षा का श्रोता नहीं है, टीचर यानी कि बच्चा जो केंद्रित होगा वो स्टूडेंट केंद्रित होना चाहिए, नहीं कि टीचर केंद्रित। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, विविधता और व्यक्तित्व विभिन्नताओं के लिए सम्मान। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि समावेशन शब्द जो होता है वो सभी छात्रों को उनकी जो सामाजिक पहचान होती है उसके बावजूद उनकी विभिन्नताएं और अक्षमताएं होती हैं, उनकी परवाह किए बिना जो शैक्षिक प्रणाली है उसमें प्रत्येक श्रेणी के जो बच्चे हैं उनको शामिल करने के लिए संदर्भित होता है। ठीक है, यह विविधता को महत्व देता है, जो व्यक्तित्व विभिन्नताओं का भी सम्मान जो है वो प्रदान करते हैं। समावेशन सभी प्रकार के बच्चे जो होते हैं उनको कक्षा तक लाता है और सभी को सीखने और आगे बढ़ने के भी अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिसलेक्सिया पोजेस डायरेक्ट चैलेंज इन मैन ऑफ, यानी पठन वैकल्पिक किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में चुनौती प्रस्तुत करेगा। ऑप्शन ए है भावात्मक विनियमन में, ऑप्शन बी है शारीरिक समन्वय में, ऑप्शन सी है सामाजिक अंतःक्रियाओं में, ऑप्शन डी है लिखित विषय वस्तु बोध में। तो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी लिखित विषय वस्तु बोध में। पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया है ना, तो वो लिखित विषय वस्तु में रहेगी ना। क्या कह रही है कि पठन वैकल्य या कि जिसे कहते हैं डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता होती है जिसका प्रकटीकरण जो होता है वो मुख्य रूप से वाणी या फिर लिखित भाषा जो होती है उसे अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता था। पठन वैकल्य ग्रसित जो छात्र होता है उसके लिखित विषय वस्तु बोध में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती होती है, उसका सामना उसे करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वलीनता यानी किसे कहते हैं ऑटिज्म। देखो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ऑटिज्म है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑटिज्म से ग्रसित जो विद्यार्थी है हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का वो सामना करता है, लेकिन उनके पास डेस्क का मजबूत पक्ष भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कर सकता है। यानी while students with autism faces several challenges in certain domains, they have strengths that which can be utilized by the teacher in teaching learning process। तो ऑप्शन ए हमारा है सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने यानी कि टू पे अटेंशन, सामाजिक संप्रेषण फॉर सोशल कम्युनिकेशन। तीसरा कह रहा है कि स्वयं को बड़े समूह के सामने बिना हिचक के व्यक्त करने, ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ विदाउट हेजिटेशन इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप्स। और चौथा कह रहा है कि देना दिनी में जल्दी जल्दी परिवर्तन के प्रति सरलता पूर्वक सामंजस्य यानी ऑफ इजली एडजस्टिंग और टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन शेड्यूल। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने यानी कि टू पे अटेंशन फॉर मिनट डिटेल्स। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि स्वलीनता यानी कि जो ऑटिज्म होता है उसे ग्रसित जो विद्यार्थी है हालांकि कुछ क्षेत्रों में चुनौतियों का वो सामना कर रहा है, लेकिन उसके पास सूक्ष्म विवरण जो होते हैं उन पर ध्यान देने का मजबूत पक्ष होता है। ठीक है, अध्यापक इसका इस्तेमाल करके जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसमें वो कर देता है, जिससे ऑटिज्म एक ऐसा रोग है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो समाज से दूरी बनाने लगते हैं और लोगों से बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको ऑटिज्म से जो ग्रसित होगा यानी ऐसा बालक जो ऑटिज्म से ग्रसित है वो समाज से दूरी बनाने लगेगा और लोगों से बातचीत करने में हेजिटेशन फील करेगा। ठीक है, ऑटिज्म से जो पीड़ित विद्यार्थी होता है सो वो सामान्य जैसे बच्चे खेलते कूदते अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं वैसा करने में वो अक्षम होता है। ठीक है, वह चीज़ों को दोहराते हुए बोलता है और इसलिए उसका संबंध वो होता है वो अर्थपूर्ण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड शुड बी अवॉइडेड व्हाइल टीचिंग अ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट। यानी दृष्टिबाधित से जूझ रहा एक विद्यार्थी है उसके साथ शिक्षण करते समय हमें किस विधि माध्यम से प्रयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन ए कि श्याम पट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना यानी कि वर्बली एक्सप्लेनिंग द कंटेंट रिटन ऑन बोर्ड। तो बिल्कुल अच्छा है ये तो कि ऐसा व्यक्ति जो दृष्टिबाधित है यानी जो अच्छे से देख नहीं पा रहा है उसके लिए हम मौखिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, तो ये तो सहायक है, लेकिन इसने हमें कहा है बचना चाहिए तो ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि स्पर्शग्राही मानचित्र देना प्रोवाइडिंग टैक्टाइल मैप्स। तो स्पर्शग्राही मतलब ऐसा मैप देना जिसको व्यक्ति टच कर या फील कर सकता है, तो ये भी अच्छा होगा, सहायक होगा। तीसरा क्या है कि सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, अलोइंग यूज ऑफ असिस्ट। तो ये भी बहुत अच्छा होगा कि हम इसे ऐसे उपकरण दें जो उसकी हेल्प कर सके। और चौथा कह रहा है कि अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना, यूजिंग रिटन टेस्ट ऑफ असेस लर्निंग। तो आप इसका जवाब अपने आप दे सकते हैं क्योंकि हमारे क्लास में एक ऐसा बच्चा जिसे अच्छे से दिखाई नहीं देता उसके लिए हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, ये तो बहुत गलत हो गया ना कि उसके लिए हम क्या करेंगे लिखित परीक्षण लेंगे, उसे लिखकर पूछेंगे, उसे हम कहेंगे कि तुम लिखकर दिखाओ कि कैसे सही होगा। तो एक तो वो बेचारा देख नहीं पा रहा है ऊपर से हम उसे लिखवा रहे हैं तो कितना गलत होगा ना उसके साथ, तो इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, और बचना ही पूछा है। जबकि अगर हम लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या कर देंगे बोल बोल कर तो उसकी बोलने की जो उसकी सुनने की क्षमता होती है वो अधिक होती है, तो आप बोलेंगे तो वो अच्छे से सुन पाएगा। स्पर्शग्राही मानचित्र देंगे ना कोई भी उसके लिए अच्छा हो कि वो स्पर्श कर सकता है, उसे छू सकता है, टच कर सकता है, और हम उसके सहायक उपकरण के प्रयोग की अनुमति देंगे तो भी उसके लिए सहायक होगा। और बचना हमें ऑप्शन डी से ही चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि दृष्टिबाधित बालक वे होते हैं जो अपनी आंख से ठीक प्रकार से नहीं देख सकते, मतलब ऐसे बालक जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता उन्हें कहते हैं दृष्टिबाधित। अतः ऐसे बच्चों के साथ शिक्षण करते समय उनके आकलन के लिए जो लिखित परीक्षण है वो देने से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि जो लिखित परीक्षण होता है वो दृष्टिबाधित मतलब ऐसे वाले जिन्हें दिखाई नहीं देता अच्छे से उनके अधिगम यानी कि उनकी लर्निंग में क्या होता है पूरी तरह से गलत साबित होता है। दृष्टिबाधित बच्चे लिखित परीक्षण में स्वयं को असहज महसूस कर लेते हैं, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उन्हें अच्छे से लिखना ही नहीं आता है, मतलब वो अच्छे से देख नहीं सकते तो लिख बेचारे कैसे पाएंगे ना, इसीलिए वो असहज महसूस कर लेते हैं और जो परीक्षण होता है उसके मानकों पर वो खरे नहीं उतर पाते। था शिक्षक को चाहिए कि वैसे बच्चों के शिक्षण में श्याम पट्टे पर लिखित जो विषय वस्तु है उसकी मौखिक व्याख्या है उसको शामिल करना, जैसे स्पर्शग्राही मानचित्र से प्रदान करें, सहायक उपकरण
उपकरणों का प्रयोग करने की अनुमति दे जो उसके अधिगम में सहायता प्रदान करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनकी नहीं है। ऑप्शन ए है कि औसत से अधिक बुद्धि स्तर, यानी कि अबव एवरेज इंटेलिजेंस लेवल। ऑप्शन बी कह रहा है कि उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तीसरा हमारा कह रहा है कि कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय प्रेरणा, हाई मोटिवेशन टू मास्टर स्किल्स। और चौथा कह रहा है कि जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, स्लो इन इंफॉर्मेशन। तो सही आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, स्लो इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है उससे आशय उन विद्यार्थियों से होता है जो अनिवार्य रूप से असाधारण होते हैं और अपनी शारीरिक और जो संज्ञानात्मक पहलू होते हैं उस पर लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं, जिससे सामान्य बुद्धि स्तरों में श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। और जो इन विद्यार्थियों की सोच होती है वो कैसी होती है, अपसारी होती है, और ये स्वभाव से बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, जिज्ञासु। इसीलिए कभी कभी उन्हें अपनी कक्षा कैसी लगने लगती है, बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि कोई नई एक्टिविटीज अगर टीचर नहीं कराते है, कुछ ऐसा कार्य नहीं देते हैं जो बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण है, तो उन्हें कक्षा बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि अपने विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में चीजों को बहुत ही तेजी से सीख लेते हैं। जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन होना प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के डेस्क परिप्रेक्ष्य और अधिगम को डेस्क प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अ टीचर शुड motivate students to from day's view of ability and should consider learning as dash process। ऑप्शन ए वृद्धिबोधक एक सक्रिय, ऑप्शन बी है अस्तित्व बोधक एक निष्क्रिय, ऑप्शन सी है वृद्धिबोधक एक निष्क्रिय, और ऑप्शन डी है अस्तित्व बोधक सक्रिय। निष्क्रिय तो काट दो क्योंकि निगेटिव में चले जाएंगे, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वृद्धिबोधक एक सक्रिय। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो टीचर है उसको विद्यार्थियों की योग्यता के वृद्धिबोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि एक प्रभावी कक्षा कक्ष उसका निर्माण हो और विद्यार्थी जो अर्थपूर्ण अधिगम है उसमें सीख सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस दैट व्हेन द एक्टिविटी इज नॉट वैल्यूड बाय देम। यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। ऑप्शन ए है जिज्ञासा, ऑप्शन बी है उत्साह, ऑप्शन सी है आनंद, ऑप्शन डी है बोरियत। तो मैंने बताया था कि जो गतिविधियां अगर उन्हें हम नहीं करवा रहे हैं तो बच्चे कैसे महसूस करेंगे, बोर्डम, यानी कि बोरियत जो है वो महसूस करेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। और करवाएंगे एक्टिविटीज तो वो जिज्ञासा, आनंद और उत्साह महसूस कर सकते हैं। पर इसने पूछा है कि किसकी संभावना है, अगर हम नहीं करवाएंगे तो नहीं कराएंगे तो वो बोरियत महसूस करेंगे। ठीक है, तो हमारी व्याख्या कह रही है कि यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जाता है तो विद्यार्थियों द्वारा जो बोरियत होती है उसका अनुभव करने की संभावना होती है। किसी गतिविधि से असंतुष्ट महसूस करना या उसमें रुचि ना लेना ये बोरियत का कारण बन जाता है। तब हो सकता है जब विद्यार्थी किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में उन्हें कठिनाई यानी कि प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल अध्यापिका रीचा अपने विद्यार्थियों में सम्मोहित करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। यानी रीचा स्कूल टीचर वांटेड टू प्रमोट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग हर स्टूडेंट टू डू सो शी शुड। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन बी है कि दूसरा ऑप्शन है कि प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिक संज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है कि विषय वस्तु के कंठस्थ स्मरण पर बल देना चाहिए। और चौथा है कि विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं से संबद्धता स्थापित करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिक संज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि स्कूल अध्यापिका जो ऋचा है वो अपने विद्यार्थियों में अगर अवधारणात्मक समझ है उसको सम्मिलित करना चाहती है तो इसके लिए वो क्या कर सकती है कि उसे प्रक्रियात्मक ज्ञान और जो अधिक संज्ञानात्मक कौशल है उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रक्रियात्मक ज्ञान जो होता है बच्चों को यह बताता है कि उन्हें चीज़ों को कैसे करना है। ठीक है, तथा अधिक संज्ञानात्मक कौशल विद्यार्थियों के चिंतन और अधिगम को नियमित भी करते हैं, बच्चों की उच्च क्रम की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का समाधान करने में भी सहायता है, जहां एक बच्चे को अपने संज्ञान पर सबके नियंत्रण
होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर सोशियो कन्स्ट्रक्टिव क्लासरूम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचनावाद कक्षा की विशेषता है। ऑप्शन ए कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगी उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा कह रहा है कि अन्वेषण संबंधी अध्ययन के लिए अनुकूलित परिवेश करना। तीसरा कह रहा है कि कंठस्थीकरण पर केंद्रित शिक्षा सांस्कृतिक प्राविधियाँ। और चौथा कह रहा है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या जो सांस्कृतिक विभिन्नताओं पर ध्यान ना रखती हो। तो ये ध्यान ना रखती हो बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना चाहिए। रोड मेमोराइजेशन होगा नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि सामाजिक संरचनावादी कक्षा से तात्पर्य ऐसी कक्षा से होता है जहाँ छात्रों को रटकर सीखने, याद रखने और याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति ना मिलती हो। ठीक है, ऐसी कक्षाओं में छात्र अपने स्वयं के जो अधिगम होती हैं उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हों। और अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश जो होता है वो सामाजिक रचनावादी कक्षाओं की विशेषता के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करता है यदि कक्षा परिवेश सम्मिलित करते हैं। ऑप्शन ए है अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा। दूसरा है कि अपने विचारों पर विमर्श चिंतन। तीसरा है कि अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण। निष्क्रिय है तो ये तो हट जाएगा। और चौथा है कि ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन। तो पहला दूसरा सही है कि दूसरा पहला तीसरा सही है कि दूसरा तीसरा सही है कि तीसरा और चौथा सही है। तो तीसरा तो हमारा गलत है। तो जहाँ पर भी हमारे तीसरे हैं वो सही नहीं हो सकते। और हमसे सही पूछा है तो पहला और दूसरा हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा है। ठीक है, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता तो ये कट जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है कि अपने विचारों पर विमर्श चिंतन और अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है यदि कक्षा का जो परिवेश होता है वो अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा और अपने विचारों पर विमर्श चिंतन को सम्मिलित करता है तो जो विद्यार्थी होता है वो कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करता है। ठीक है, ऐसे परिवेश विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देते हैं जिससे वे स्वयं को समायोजित महसूस करते हैं और अर्थपूर्ण अधिगम भी करते हैं। ठीक है, हमारी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। पहला है कि जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। दूसरा है कि जो यांत्रिक हो और उसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो। निष्क्रिय श्रवण कभी नहीं होगा। तीसरा है कि संदर्भ से हटकर हो। बिल्कुल गलत है, संदर्भ से हटकर क्यों होंगे। संदर्भ की ओर ध्यान देना चाहिए ना कि संदर्भ से हटकर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और हमारा चौथा क्या है कि जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत हो। हमेशा जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल की ओर जाता है। ये तो अब तो हट जाएंगे तो सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हों। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को ऐसी गतिविधियों का संचालन करते रहना चाहिए जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए कैसी हो, प्रासंगिक हों, क्योंकि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों में रुचि को पैदा करती है जिसके द्वारा वे सहजपूर्ण अधिगम करते हैं और प्रतिदिन के जीवन की प्रासंगिक गतिविधियां बच्चों के जीवन से जुड़ जाती है तथा विज्ञान के सक्रिय निर्माण के अत्यंत ही सहायता हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। पहला है कि विभिन्न संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। दूसरा है कि समक्ष के स्थान पर कार्यों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाना। तीसरा है कि अध्यापक द्वारा किए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण करके। और चौथा कह रहा है कि विषय वस्तु का कंठस्थीकरण और अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण द्वारा। तो निष्क्रिय होगा नहीं, रोड मेमोराइजेशन होगा नहीं, केवल व्याख्या की नहीं जाएगी, प्रतियोगिता करवानी नहीं चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास उन्हें विविध संदर्भों में यानी अलग अलग संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग के द्वारा सहज सुगम करता है। ठीक है, क्योंकि इन गतिविधियों के द्वारा बच्चे जो होते हैं उसमें रचनात्मक कार्य की समझ उत्पन्न हो जाती है और जिससे उनमें सोच का विकास होता है और वे एक ही समस्या के समाधान के विभिन्न बिंदुओं पर विचार करते हुए सृजनशील गुणों को विकसित करते हैं जो कि समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम की गति यानी कि पेस ऑफ लर्निंग इज ऑप्शन ए कि व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, पूरी तरह से गलत हो जाएगा क्योंकि पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर नहीं होती है। दूसरा कह रहा है कि पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, गलत हो जाएगा क्योंकि पूरी तरह से वातावरणीय कारकों पर निर्भर नहीं होती है। तीसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। और चौथा कह रहा है कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों है इनकी पारस्परिक क्रिया पर ये निर्भर है। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम नई समझ, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और वरीयताओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है जिसकी गति एक छात्र से दूसरे छात्र में भिन्न होती है। ठीक है, सीखने की गति विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत और जो पर्यावरण के कारक है उनसे प्रभावित होती है। व्यक्तिगत कारकों में थकान, ऊब, परिपक्वता की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तथा जो वातावरण की कारक होते हैं उनमें आंतरिक और जो बाहरी कारक होते हैं वो शामिल हैं। ठीक है, जो प्रायः हमारा गर्भधारण बच्चे करते हैं तब शुरू हो जाता है और जो कि गर्भधारण से शुरू होकर बच्चों के जन्म के बाद तक प्रभाव डालता है। अतः निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि सीखने की गति जो होती है वो व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक दोनों पर निर्भर होती है, ना कि किसी एक कारण पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए है कि अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, गलत है। उनके अनुभवों से क्यों नहीं संबंधित होते हैं। तीसरा कह रहा है कि हमेशा अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती हैं, क्यों हमेशा गलत होंगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में ही गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं। ठीक है, हमारा व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों की जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं वो अर्थ के निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाएं होती हैं उनको दर्शाती हैं। जब शिक्षक विषयों में अवधारणाओं पर निर्देश प्रदान करता है तो वह ऐसे छात्रों को पढ़ा रहे होते हैं जैसे जिन्हें पहले से ही विषय के बारे में कुछ पूर्व अनुदेशात्मक ज्ञान होते हैं। ठीक है, यद्यपि यानी कि छात्रों का ये जो ज्ञान होता है वो त्रुटिपूर्ण आंतरिक अवधारणा कहा जाता है। वैकल्पिक अवधारणाओं के माध्यम से शिक्षक ये पहचान लेता है कि बच्चे चिंतन करने में सक्षम है या उनकी सोच जो होती है वयस्कों से अलग है। अवधारणा बच्चों के अधिगम की क्षमता में मध्यस्थता करने में कैसे होते हैं, सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है, यानी व्हाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट इट इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड। ऑप्शन ए कि अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंधता स्थापित करना। दूसरा है कि कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना। तीसरा है कि अवधारणाओं और गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना। और चौथा है कि संप्रत्यायों के विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संप्रत्यायों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, इनसे हमें बचना चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि हमारी व्याख्या कह रही है कि किसी भी अवधारणा का शिक्षण जब हम करते हैं तो शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो विषय वस्तु है वो ऐसे प्रस्तुत करे जिससे कि अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंध स्थापित हों तथा कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करते हुए अवधारणाओं और गैर उदाहरणों के प्रस्तुत करने पर ध्यान दें। ठीक है, जबकि शिक्षक को संप्रत्यायों की विषय वस्तु की जानकारी जो असंबंधित खंड है उनसे बचना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे सोशल साइंस के बारे में। ठीक है, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हम सोशल साइंस का पेपर लेकर आइए, तो आज हम सोशल साइंस की ही बात करेंगे। और आज हम सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी के पहला क्वेश्चन है कथन और तर्क वाला। तो हमारा कथन कह रहा है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। और हमारा तर्क है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें से सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है।
दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हमें तो दोनों सही लग रहे थे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। जैसे ये जरा देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा था हमारा कथन कि बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा कथन तो बिल्कुल सही था कि बच्चों का शारीरिक विकास था ही महत्वपूर्ण क्योंकि इससे बच्चों का सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास था वो प्रभावित होता था। फिर हमारा तर्क कह रहा था कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात थी कि बचपन में क्या होता है कि विकास के जितने भी आयाम होते हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इस तरह से कथन और तर्क था वो दोनों सही था और सही व्याख्या भी कर रहा था। ठीक है, जरा अपनी व्याख्या देख लेते हैं कि विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिसमें से सिद्धांत इस प्रकार हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, किसी व्यक्ति का विकास जीवन में सभी पहलुओं के संतुलित परस्पर से परिलक्षित होता है। किसी भी पहलू में विकास दूसरे पहलू को भी प्रभावित करता है। परस्पर संबंध के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चों का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास होता है उनके शारीरिक स्वास्थ्य, क्षमताएं और अक्षमताएं हैं सब पर निर्भर रहता है। ठीक है, यदि बच्चा कुपोषित है तो वह उसके मानसिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक क्षमताओं, उसके प्रदर्शन आदि को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अगर बच्चा कुपोषित होता है, बीमार होता है तो बच्चों का इससे क्या होता है उसका मानसिक स्वास्थ्य, क्षमताएं, शारीरिक विकास इस सब प्रभावित होता है और उसका सभी तरह से विकास जो होता है वो एक दूसरे को इफेक्ट करता है। अतः इस सिद्धांत से भी निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि विकास के जितने भी पहलू होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस तरह से ये और दोनों सही है और आर जो है वो एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए है समीप दूराभिमुख सिद्धांत, ऑप्शन बी है शीर्षगामी सिद्धांत, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत और ऑप्शन डी है एकरूपता का सिद्धांत। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी शीर्षगामी सिद्धांत। ठीक है, शीर्षगामी सिद्धांत वे सिद्धांत है जो ये बताता है कि विकास जो होता है वो सिर से शुरू होता है। देखो सिर मतलब सिर और सिर यहाँ पर भी आ रहा है तो इसे याद कर लेना शीर्षगामी। ठीक है, शीर्ष मतलब सिर से शुरू होता है और शरीर के बाकी हिस्सों में पहुँचता है, तो शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि बाल विकास दो दिशाओं में होता है, एक सिर से पैर की दिशा में और दूसरा निकट से दूर की दिशा में। विकास कितनी दिशाओं में होता है? दो। पहला तो होता है सिर से आरंभ होता है और पैर की दिशा तक जाता है तो उसे शीर्षगामी कहते हैं। सिर पहले है तो शाशा दोनों में आ रहा है, याद रखना। और दूसरा निकट से दूर जाता है। निकट का मतलब होता है समीप और दूर का मतलब होता है दूर, तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, समीप और दूरस्थ। ठीक है, दोनों सिद्धांत गामक विकास के क्षेत्र में लागू होते हैं और दोनों विकास होते कैसे हैं ये भी देख लीजिए। पहला होता है शीर्षगामी सिद्धांत, यह दर्शाता है कि विकास अनुदैर्ध्य दिशा से आगे बढ़ता है अर्थात ऊपर से नीचे या सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। यही कारण है कि बच्चा चलने से पहले सबसे पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है। बालक जो होता है वो क्या करता है कि चलने से पहले अपना जो सर होता है उस पर नियंत्रण हासिल करता है। क्यों? क्योंकि जो विकास होता है वो अनुदैर्ध्य दिशा में, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे या फिर सिर से पैर की ओर बढ़ता है। शीर्षगामी सिद्धांत को और क्या कर सकते हैं? अनुदैर्ध्य दिशा में। ठीक है, अनुदैर्ध्य दिशा में ये कहाँ से आरंभ होता है? ऊपर से नीचे या सिर से पैर की ओर। ठीक है, इस और दूसरा हमारा होता है समीप और दूरस्थ सिद्धांत। इसमें क्या होता है? ये केंद्र से बाहर की ओर या दूर की ओर जाती है और शरीर के केंद्र के पास के हिस्से से पहले विकसित होती है, फिर छोर विकसित होते हैं। इसीलिए विकास के शुरुआती चरणों में जो बच्चा होता है वो क्या करता है कि छोटी छोटी जो मांसपेशियां या शकलगाम कौशल होते हैं उनके बजाय जो मौलिक मांसपेशियां होती हैं उनका विकास शुरू कर देता है। ठीक है, वो होता है हमारा समीप और दूरस्थ, यानी केंद्र से बाहर की ओर या फिर दूर की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आनुवांशिक स्वभाव के
पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है परिपक्वता, ऑप्शन बी है पाठ, ऑप्शन सी है अनुकूलन, ऑप्शन डी है समाजीकरण। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिपक्वता के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को परिपक्वता संदर्भित करता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि प्रकृति किसी के आनुवंशिक श्रृंगार को संदर्भित करती है। यह उन लक्षणों, क्षमताओं और योग्यताओं को संदर्भित करती है जो किसी के माता पिता से विरासत में मिले हैं। यह किसी भी कारक को शामिल करती है जो आनुवंशिक जानकारी के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को परिपक्वता के रूप में हम जानते हैं। परिपक्वता क्या तात्पर्य होता है कि आनुवंशिक वंशानुक्रम के कारण किसी व्यक्ति में मौजूद जो लक्षण या फिर संभावनाएं होती है उनके प्रकट होने या फिर क्रमिक रूप से खुलने से हैं। आनुवंशिक रूप से जो कुछ भी उसका शुद्ध परिणाम है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? परिपक्वता, अनुबंधन, सजा की क्रिया, सामाजिक अनुभव। तो बताइए, हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कि पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा सही है। दूसरा कह रहा है कि दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तीसरा कह रहा है कि तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। और चौथा कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सही है। तो सही आंसर हमारा उसमें हो जाएगा ऑप्शन। तो इसमें ना आप लोगों को बोनस अंक प्रदान किए गए थे। ठीक है, क्योंकि इसमें बोर्ड ने क्या कहा था कि इसमें बच्चों को बोनस अंक मिलेंगे। क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक विकास जानकारी के मौजूद भंडार में नए तथ्य जो विचार होते हैं उनको जोड़ने से कहीं अधिक होता है। और पियाजे के अनुसार हमारी चिंतन प्रक्रिया मौलिक रूप से बदलती है, हालांकि जो धीरे धीरे जन्म से परिपक्वता तक, क्योंकि हम लगातार विश्व समाज को समझने का प्रयास करते हैं। जीन पियाजे ने बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताए थे। वो थे हमारी परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलन। यानी कि हमारा जो परिपक्वता में क्या था कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और जैविक प्रक्रियाएं चिंतन के स्वरूप को बदल देती हैं। फिर क्रियाशीलता नेटिविटी क्या था? बच्चे पर्यावरण पर क्रिया करके हैं क्योंकि वे अन्वेषण, परीक्षण और निरीक्षण करते हैं। ठीक है, सामाजिक अनुभव है, सोशल एक्सपीरियंस क्या थे? बच्चे संचरण के माध्यम से दूसरों से सीखते हैं। और संतुलन, चिंतन में बुनियादी प्रवृत्तियों के बीच संतुलन की खोज करने की प्रवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें सबको बोनस अंक मिला था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से हम दूसरे में डालते हैं तब पानी की मात्रा बर्तन के अनुसार कम या बढ़ जाती है। मतलब जो बच्चा होता है वो सोचता है कि अगर हमने छोटे बर्तन में पानी डाला तो पानी ज़्यादा कम हो गया, लेकिन हमने बड़े बर्तन में डाला तो पानी ज़्यादा हो गया। जैसा बर्तन होगा वैसे पानी की मात्रा हो जाएगी। तो उसके अनुसार मुझे क्या कहेंगे? पहला है कि बच्चों में संरक्षण का कौशल ही नहीं है। दूसरा है कि बच्चे ने वस्तु स्थायित्व भी हासिल नहीं किया है। तीसरा कह रहा है कि जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करता है। और चौथा कह रहा है कि बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। सही आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कि बच्चों में संरक्षण के कौशल नहीं है, यानी कि हैज़ नॉट अटेन्ड कंजर्वेशन। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें विचारों की अपरिवर्तनीयता, संरक्षण की अवधारणा के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा जो विचार होते हैं उनके केंद्रीकरण से उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। संरक्षण इस विचार को संदर्भित करता है कि आकार में जब परिवर्तन होता है तो मात्रा समान रहती है, ये वो नहीं सोच पाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा था उसकी सोच में संरक्षण कौशल ही नहीं था, जो मानता था कि जब पानी का एक बर्तन दूसरे में हम डालते हैं तो पानी की मात्रा जो होती है वो बर्तन के अनुसार हो जाती है। यानी जब बर्तन बड़ा होता है तो पानी अधिक हो जाता है, जब बर्तन छोटा होता है तो पानी कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें संरक्षण की समझ थी वो पैदा नहीं हो पाई थी। अगला कह रहा है कि जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बना रखा है, ना देखते हो शॉर्ट्स देखा कि एग्जाम में बेटर करने के लिए, क्योंकि जीन पियाजे से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूल संक्रियात्मक चरण और आमूल संक्रियात्मक चरण। दूसरा कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूल संक्रियात्मक चरण, संवेदी चालक चरण और आमूल संक्रियात्मक चरण। तीसरा कह रहा है आमूल संक्रियात्मक चरण, मूल संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, संवेदी
संवेदी चालक चरण। चौथा कह रहा है कि संवेदी चालक चरण मूरत संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और अमूरत संक्रियात्मक। तो देखो मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया भी था कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने 4 चरण दिए थे। पहला उन्होंने चरण दिया था संवेदीगामक चरण, जो संवेदीगामक चरण जिसमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है, 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरा होता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक चरण, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। तीसरा मूरत संक्रियात्मक होता है, जिसे हम अनौपचारिक संक्रियात्मक चरण भी कहते हैं। और चौथा हमारा होता है अमूरत संक्रियात्मक चरण, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक चरण भी कहते हैं। तीसरा वाला होता है 7 से 11 वर्ष तक और चौथा होता है 11 से 15 वर्ष या फिर किशोरावस्था तक। तो कौन सा हमारा इसमें सही हो जाएगा? देखो पहले था संवेदीगामक चरण, सही है। दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक चरण, बिल्कुल सही है। तीसरा था मूरत और फिर था अमूरत, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूर्व पहले आ गया तो गलत है, अमूरत पहले आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा। तो पहले हमारा आएगा संवेदीगामक चरण, फिर हमारा पूर्व संक्रियात्मक चरण, फिर मूरत संक्रियात्मक, फिर अमूरत। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसको और बेहतर समझ सकते हैं अपनी व्याख्या के माध्यम से। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरण होते हैं, उनकी विभिन्न दरों पर होता है। बच्चे और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया यानी एक दूसरे क्रिया के माध्यम से जो संज्ञान होता है वो विकसित होता है। पियाजे का सिद्धांत न केवल ये समझने पर केंद्रित होता है कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि बच्चे की बुद्धि की प्रकृति को भी ये समझने पर केंद्रित है। ठीक है, और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं। कितने चरण दिए हैं? 4 चरण। कौन कौन से? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है संवेदीगामक चालक चरण, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। तीसरा है मूरत संक्रियात्मक चरण, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होता है। चौथा है अमूरत संक्रियात्मक चरण, जो 11 वर्ष और उससे अधिक होता है। तो कितने दिए हैं? 4 चरण दिए हैं। कौन कौन सा? संवेदीगामक, जो जन्म से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक चरण, जो 2 से 7 वर्ष है। मूरत संक्रियात्मक चरण, जो 7 से 11 वर्ष है। और अमूरत संक्रियात्मक चरण, जो 11 वर्ष या फिर उससे अधिक है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वे पकड़ी जा सकती है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, ऑप्शन बी है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ऑप्शन डी है अच्छा लड़का अच्छे लड़के अभिविन्यास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस और रिटेंशन, यानी कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। हमारी व्याख्या कह रही है कि कोहल वर्ग ने 3 चरणों या नैतिक तर्क के स्तरों की पहचान की। पहला था पूर्व पारंपरिक, दूसरा था पारंपरिक और तीसरा था उत्तर पारंपरिक। कितने चरण दिए थे कितने चरण दिए थे कोहल वर्ग ने? 3। कौन कौन से? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, जिसमें प्रत्येक को 2 चरणों में इन्होंने विभाजित किया था, यानी कि 3 चरण को 2 विभाजित किया। 3 दूनी 6 स्तर थे और 3 चरण। ठीक है, दिए गए प्रश्न में जो नेहा है वो खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई जो मिठाई है उसको खाने से रोकती है, क्योंकि वो मेहमानों के लिए थी और ये सोचती है कि अगर उसने वो खाई तो वो पकड़ी जा सकती है। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की सज्जा और आज्ञाकारिता विन्यास अवस्था में है। उसे लगता है अगर वो पकड़ी गई तो उससे सजा भी मिल सकती है। ठीक है, सजा और आज्ञाकारिता विन्यास पूर्व पारंपरिक स्तर के नैतिक विकास के किसी के भीतर परिणामों से जो होता है वो निर्धारित होता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। ठीक है, दंड से बचना और प्राधिकारी के सामने झुकना सकारात्मक रूप से मूल्यवान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? ऑप्शन ए है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो बताइए वो कौन से हैं जिन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं वो ज्ञान वाले समकक्षी वो वयस्कों से ज़्यादा अंतःक्रिया सीखते हैं? ठीक है, अपनों से ज़्यादा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो सोवियत संघ मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोत्स्की, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि जो सामाजिक संपर्क होता है वो शिक्षार्थी के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं उनके विकास और सीखने में अपने समकक्षी या समवयस्क होते हैं उनके साथ जो बातचीत का होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि
उनका सिद्धांत हमें इस बात पर जोर देता है कि जो बच्चे होते हैं वो कुशल और जानकार लोगों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया के महत्व के 3 अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। पहले है अधिक जानकार, दूसरी है माचन पाठ और तीसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो माचन पाठ है और जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है वो किसने दिया है, वो दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। व्हाट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन ए है अनुकूलन, ऑप्शन बी है पुनर्वलन, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक परिवेश और ऑप्शन डी है आनुवंशिकता। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, सांस्कृतिक परिवेश। ठीक है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कह रही है कि बच्चे विशिष्ट शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ या फिर जो परिवेश होता है उसमें बड़े होते हैं, जो सभी उनके बचपन जो होता है उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, सोच से हमें ये पता चलता है कि बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश या उनके विकास पर बड़ा प्रभाव हो सकता है। और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक परिवेश में संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका है। सांस्कृतिक संदर्भ उस समाज से संबंधित होता है जहाँ बच्चों का जो पालन पोषण होता है वो होता है, और सांस्कृतिक व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है, इसे सीखे हुए मूल्य और लोगों के समूह के बीच साझा किए जाने वाले दृष्टिकोण शामिल होते हैं। इसमें विश्वास, अर्थ, रीति रिवाज, विचार, भाषा, मानदंड शामिल हैं। तो इसमें क्या शामिल है, विश्वास, अर्थ, रीति रिवाज, विचार, भाषा और मानदंड। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वें नंबर का कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुएं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है। ऑप्शन ए है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी है शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि और जो ऑप्शन डी है भाषाई बुद्धि। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि मनोवैज्ञानिक जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। इस तरह से क्वेश्चन हम कम्युनिटी पोस्ट में पूछते हैं तो आंसर दिया कीजिए, जिसमें उन्होंने निर्धारित किया है कि बुद्धि के जो होते हैं वो 8 विशिष्ट प्रकार हैं। और मैंने आपको बताया था कि कई लोग 7 मानते हैं, कई लोग 8, कई लोग 9 और कोई लोग 10। लेकिन एनसीईआरटी जो आपकी है, जिसके आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसने 8 माने, तो 8 ही आप भी मानिएगा। उन्होंने कहा है कि हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और जो वस्तुएं होती हैं दोनों को कुशलतापूर्वक हम उपयोग करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि जो वस्तुएं होती है उसमें हेरफेर करने के लिए और जो विभिन्न प्रकार के शारीरिक कौशल होता है उपयोग करने की जो होती है वो क्षमता होती है। इस बुद्धिमत्ता में मानव का जो शरीर होता है वो मिलन के माध्यम से समय की भावना और जो कौशल की पूर्णता होती है वो भी शामिल होती है। इसमें कौन कौन आते हैं, एथलीट, नर्तक, सर्जन, शिल्पकार। ये अच्छी तरह से विकसित शारीरिक गतिज बुद्धि का प्रदर्शन है। तो पूछ लेगा एथलीट है, नर्तक है, सर्जन है, शिल्पकार है, इसमें कौन सी प्रकार की बुद्धि है, शारीरिक गतिज बुद्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। ऑप्शन ए है कि छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, दूसरा है कि ले, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, तीसरा है कहानियों और कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, और चौथा है प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत, जिसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि शामिल है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है हार्वर्ड गार्डनर, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, तो पूछेगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। कितने प्रकार की बुद्धि दी, तो 8 प्रकार की थी। कहाँ के थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्हीं में से एक दृश्य स्थानिक बुद्धि में छवियां और जो चित्र होते हैं उसमें सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता होती है, शामिल है। ठीक है, ऐसे लोग स्थानिक अभिविन्यास में अच्छे होते हैं और दृश्य चित्र और पैटर्न बनाते हैं। ये मन की आंखों से दुनिया की आसानी से जो है वो कल्पना कर सकते हैं और अपनी धारणा के आधार पर जो परिवेश
स्पेस होता है उसको संशोधित कर सकते हैं और अपने दृश्य अनुभवों के पहलुओं को फिर से बना सकते हैं। ठीक है, ये जो छवियाँ होती हैं, जो आकृतियाँ होती हैं, जो चेहरे बारीक विवरण होते हैं, उनको याद रखने और विभिन्न कोणों से चीज़ों की कल्पना करने में अच्छे होते हैं। और उच्च दृष्टि स्थानिक वाले जो होते हैं वो आर्किटेक्ट, चित्रकार, इंटीरियर डिजाइनर, पायलट, नाविक आदि होने की भी इनकी संभावना होती है। ठीक है, हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा। यानी कि एक जो क्लासरूम है, यानी कि एक क्लास चल रही है, उसमें टीचर ने कहा है लड़कों से कि तुम मजबूत बनो, तुम लड़कियों की तरह क्या नम्र नम्र व्यवहार कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम तो लड़के हो। तो ये क्या दर्शाता है, तो क्वेश्चन काफ़ी पूछते जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है जेंडर समता, ऑप्शन बी है जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन सी है जेंडर भूमिका और ऑप्शन डी है जेंडर समानता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेंडर रूढ़िवादिता। एक टीचर ने जब ये कहा लड़कों से कि तुम मजबूत बनो, तुम लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, तो मतलब ये है कि जो बहुत सालों से ये धारणा चली आ रही है कि जो लड़कियां होती हैं वो नम्र होती हैं, लड़के मजबूत होते हैं, तो वो उसी को दर्शा रही है। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी व्याख्या कह रही है कि जेंडर रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई जो धारणा है, जो समाज में उसकी विशेषताएं, व्यवहार और जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको लिंग के अनुसार जो है वो परिभाषित करती हैं। जैसे उदाहरण है, सह शिक्षा कक्षा में जो लड़के होते हैं उनके लिए शिक्षक की टिप्पणी है कि मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो। ये दर्शाता है कि जेंडर रूढ़िवादिता है। ठीक है, मतलब लड़के जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, लड़कियां नम्र होती हैं, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है उचित समावेशन, ऑप्शन बी है मानकीकृत मूल्यांकन, ऑप्शन सी है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी है दृष्टिकोण में अनम्यता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित समावेशन। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है जो विद्यार्थी अलग अलग शिक्षार्थी होते हैं उसके विविध शिक्षार्थी, मतलब अलग अलग तरह से शिक्षार्थी आते हैं, उनकी कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ उचित समावेशन में है होनी चाहिए। ठीक है, समावेशी कक्षा में उस शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा होती है वो शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई जो अन्य विकलांग स्थितियाँ होती हैं उनकी परवाह किए बिना सभी बच्चे होते हैं वो एक साथ शामिल होते हैं। निवेश शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है जिसमें किसी भी धर्म, जाति, लिंग और कोई भी मानसिक विकृता या फिर कोई भी शारीरिक विकलांगता कुछ भी हो, बस सब बच्चे इन सबके परवाह किए बिना एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, विभिन्न शिक्षार्थियों के साथ एक समावेशी कक्षा में सहकर्मी स्वीकृति की सुविधा के लिए सहयोगी अधिगम और समावेशकों को सीखने के सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब इसके लिए क्या करना चाहिए कि उसमें सहयोगी अधिगम को बढ़ाना देना चाहिए, साथ में सबको कार्य करना चाहिए। ठीक है, उचित समावेशन द्वारा कक्षा में सहयोगी अधिगम सीख सकते हैं और ये किसके द्वारा सीख सकते हैं, उचित समावेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। पहला है कि मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सके। सिंगल स्ट्रेटजी फॉर असेसमेंट कैन प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड्स प्रोग्रेस एंड लर्निंग। दूसरा कह रहा है सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। इट सर्व्स टू ऑब्जर्व चेंजेस लर्निंग प्रोग्रेस ओवर टाइम। तीसरा कह रहा है कि बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता। इट डज नॉट आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन। चौथा कह रहा है कि शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। इट हेल्प्स टीचर्स टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर मेंटली रिटायर्ड। तो सही आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सीखने में होने वाले जो बदलाव है उनका अवलोकन करता है, यानी कि इट सर्व्स टू ऑब्जर्व चेंजेस लर्निंग प्रोग्रेस ओवर टाइम। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो मूल्यांकन होता है वो सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्यों के लिए जानकारी को एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन छात्र के सीखने की क्षमता का निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्र करने का एक व्यवस्थित तरीका है और सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है सीखने में होने वाले जो बदलाव
होते हैं, जब हम सीखते हैं तो वो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसका हम अवलोकन करें यानी ऑब्जर्वेशन करें। इस मूल्यांकन में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति होती है, उसकी निगरानी करें, उनकी सीखने की ज़रूरत होती है, उनको जानने और उचित रणनीति का चयन करके अंतर को भी भरने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। एम ऑफ असेसमेंट शुड बी टू, ऑप्शन ए है कि छात्रों में भय और तनाव पैदा करें, इंड्यूस फियर एंड स्ट्रेस इन द स्टूडेंट, हटा दो क्योंकि छात्रों में कभी भी भय और तनाव पैदा नहीं करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करें, क्रिएट फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इन्फेरिटी, कितना बकवास है, इसको भी हटा दो क्योंकि असुरक्षा और हीनता की भावना हमें कभी नहीं पैदा करनी, हमें इसमें सुरक्षा की भावना पैदा करनी चाहिए, ना कि असुरक्षा। तीसरा कह रहा है कि छात्रों के बीच तुलना करें, इनेबल कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स, ये भी हटा दो, ये भी बहुत ही बेकार है कि कभी भी छात्रों में क्या है कि तुलना उनके बीच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना, ऐड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। ठीक है, बहुत ही अच्छा हमारा है कि बच्चों की हमें सहायता करनी चाहिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। हमारी व्याख्या कह रही है कि मूल्यांकन का उद्देश्य जो छात्र होते हैं उनके सीखने में जो अंतराल की पहचान करके अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का समर्थन करने के तरीकों का पता लगाना है। मतलब क्या होता है कि छात्र जो हैं वो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं या क्यों सीखने में उन्हें इतनी देरी हो रही है, तो उसके अंतराल का पहचान करके उनके में समर्थन करना। ठीक है, और छात्रों के सीखने का जो अंतराल होता है उसको कम करना और कौन से उपचारात्मक उपाय उपयुक्त होने चाहिए जिसको जारी रखने या सुधारने की आवश्यकता है। मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कथन और तर्क वाला है, समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। जो समावेशी शिक्षा होती है उससे क्या होता है कि जो विशेष बच्चे होते हैं वही लाभान्वित होते हैं, यानी उसे ही फायदा होता है। और तर्क दे रहा है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधित वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाए। तो ये तो हटा दो, समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे होते हैं वो नहीं होते हैं लाभ, उनका लाभ जो होता है वो सभी बच्चों को होता है, तो ये तो गलत हो गया कथन। और तार्क जो है कह रहा है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है केवल कुछ बाधित वाले विद्यार्थियों की जरूरतों को ही जरूर पूरा किया जाए, तो ये भी गलत है। दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत लग रहे हैं, तो हमें सही विकल्प चुनना है। तो बताइए, पहला है कि ए और दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, तो हमने देखा था कि दोनों गलत है तो हट जाएगा। दूसरा भी कह रहा है कि और दोनों सही है तो नहीं सही है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ए और आर जो थे वो दोनों गलत थे। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही थी अगर हम अच्छे से कथन और तर्क पढ़ लेंगे और पहले उसे हटा देंगे तो व्याख्या ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले हटा दिया था कि कौन से गलत है, पहले ही हटा दिया तो ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं हुए। हमारी व्याख्या कह रही है कि समावेशी शिक्षा होती है, मैंने आपको बता ही दिया कि समावेशी वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बच्चे और जो विशेष बच्चे होते हैं वो एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं और दोनों को लाभ होता है। ठीक है, सामान्य कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का समागम करना है, ना कि केवल विशेष बच्चे जो होते हैं, क्योंकि सभी बच्चों की शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए संदर्भित करती है। ठीक है, चाहे उनकी भिन्नता और क्षमता जो होती है वो कुछ भी हो। इस प्रकार कथन ए जो होता है वो गलत होता है और समावेशन का दर्शन इस आधार पर बनाया गया है कि जो सभी छात्र होते हैं उनकी अद्वितीय क्षमताओं के लिए महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, और ये ऐसी शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई और अन्य स्थितियां होती हैं उनकी परवाह किए बिना समायोजित करती है। इस प्रकार हम तर्क भी गलत है, अतः हम कह सकते हैं कि ये और दोनों गलत हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि टू क्रिएट टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड टीचर्स शुड प्रैक्टिस। वंचित पृष्ठभूमि के जो छात्र होते हैं उनका समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए। ऑप्शन ए है सामाजिक बहिष्करण, ऑप्शन बी है सामाजिक हस्यीकरण, ऑप्शन सी है मानकीकृत पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी है विभेदित निर्देश। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। ठीक है, विभेदित निर्देश। हमारी व्याख्या कह रही है कि उचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए जो शिक्षक होते हैं उनको विभेदित निर्देशों का पालन करना चाहिए। एक जो समावेशी कक्षा होती है उसमें अलग अलग योग्यताओं के, संस्कृतियों के, शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य और अक्षमता वाले कई शिक्षार्थी होते हैं वो होते हैं, उनका सम्मान करते हुए एक शिक्षक होते हैं उसे क्या करना चाहिए
कि चुनौतीपूर्ण, पिछड़े, दिव्यांग बच्चों सहित सभी के लिए जो समान शिक्षा है वो देनी होती है। ठीक है, विभेदित निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करना और व्यक्तिगत छात्रों की सीखने की जो गति होती है उसका सम्मान करना होता है। इस प्रकार हम विचार कर सकते हैं कि जो विभिन्न शिक्षण श्रेणियां होती हैं, विविध कक्षाएं यानी अलग-अलग कक्षाओं में छात्रों के सीखने को सुविधा प्रदान करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पहिया कुर्सी, ऑप्शन बी है बड़ी मुद्रण वाली किताबें, ऑप्शन सी है शब्द विश्वाणी वाला सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है स्पर्श सामग्री। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए पहिया कुर्सी यानी कि व्हील चेयर। हमारी व्याख्या कह रही है कि सामान्य अर्थों में शारीरिक गति विकलांगता ऐसी शारीरिक और मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति होता है वह सामान्य व्यक्तियों की तरह कोई भी कार्य होता है उसको करने में वह अक्षम होता है, नहीं वो अच्छे से उस कार्य को नहीं कर पाता है जैसे सामान्य व्यक्ति कर लेते हैं। शारीरिक गति विकलांगता से जूझ रहा जो विद्यार्थी होता है उसके लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है पहिया कुर्सी यानी कि व्हील चेयर। ठीक है, शारीरिक गति विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन के लिए एक सुलभ बुनियादी ढांचे की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि समावेश तभी सफल होगा जब विद्यालय बच्चों के सीखने की जरूरतों के लिए उचित रूप से प्रतिक्रिया करेंगे। यानी समावेशी शिक्षा तभी सफल हो पाएगी जिसमें जितने भी बच्चे होंगे वो सभी उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। ठीक है, भूतल पर कक्षा आवंटित करने का प्रावधान उन्हें विभिन्न शिक्षण गतिविधियों में आसानी से भाग लेने और स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में मदद करेगा। ठीक है, इसलिए भूतल पर हमें कक्षाएं उपलब्ध करानी चाहिए, ना कि हमें डबल मंजिला 3 मंजिला पर क्लासेस लेनी चाहिए, इससे बच्चों को दिक्कत होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है गुणज वैकल्य, ऑप्शन बी है पठन वैकल्य, तीसरा हमारा है लेखन वैकल्य और चौथा हमारा है स्वलीनता। तो हमारा बताइए डिसकैलकुलिया है कि डिसलेक्सिया है कि डिसग्राफिया है कि ऑटिज्म है। ठीक है, इंग्लिश में भी इसे याद रखना क्योंकि इंग्लिश में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुणज वैकल्य। मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैथोमेटिक यानी कि गणित की बात हो तो गा से गणित, गा से गुणज, मैथोमेटिक इसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। कैलकुलेटर जो होता है वो मैथ में ही प्रयोग होता है, तो जहाँ पे मैथोमेटिकल या फिर गणितीय हो वहाँ पे गुणज या फिर डिसकैलकुलिया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पढ़ने से संबंधित होता है डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, और लिखने से संबंधित होता है तो डिस्ग्राफिया होता है, लेकिन ठाके से मैथमेटिक्स यानी गणित से संबंधित तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाई गुणज वैकल्य वाले छात्रों की विशेषताएं होती है। साधा लिखना, इसमें भी गणित आ रहा है और इसमें भी गणित आ रहा है। ठीक है, गणितीय और गुणज, ठीक है, गुणा भाग करते हैं। डिसकैलकुलिया ये होते हैं गुणज वैकल्य, ये गणितीय अक्षमता होती है। इसमें शिक्षार्थी जो होता है वो सही से जो गुणज वैकल्य शिक्षार्थी को गुणज वैकल्य हो सकता है। इसमें हमें कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि गिनने में कठिनाई होती है, चीज़ें जो होती हैं उसको क्रम में व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है, मात्रा, स्थानीय मान और सकारात्मक और नकारात्मक मान होते हैं उनकी अवधारणाओं को समझने में भी कठिनाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। ऑप्शन ए है विचारों की अनम्यता, ऑप्शन बी है ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, ऑप्शन सी है जटिलता के लिए वरीयता और ऑप्शन डी है अविचारी सोच। सही आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी जटिलता के लिए वरीयता। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। हमारी व्याख्या कह रही है कि रचनात्मक बच्चे वे होते हैं जो कई क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता दिखाते हैं, जैसे कि कलात्मक और रचनात्मक कार्य, नेतृत्व की गुणवत्ता, अवलोकन की उत्सुकता आदि। ठीक है, ऐसे कहते हैं रचनात्मक बच्चे जो हर क्षेत्र में अपने आप की क्रिएटिविटी दिखाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जैसे कि नेतृत्व करने की बात हो, गुणवत्ता की बात हो, अवलोकन करने में उत्सुकता हो, इन सब में। ठीक है, मौलिक विचार और व्यक्तियों का होना, असंभव जो चीज़ें होती हैं उनके भी संबंध का होना, जिज्ञासा, बहिमुखी और स्वभाव में महत्वाकांक्षी होना और जल्दी से सोचने और समस्याएं जो होती हैं उनको नए नवीन तरीके से हल करने में रुचि का होना और जटिलता के लिए वरीयता का होना। ठीक है, हमारी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स। ऑप्शन ए पुरस्कार और दंड का प्रावधान, ऑप्शन बी है
दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर। तीसरा कह रहा है कि सीखने के तरीके पर विचार और चौथा कह रहा है साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर। सही आंसर एक दूसरे से बातचीत करने के अवसर और सीखने के तरीकों पर विचार। इसमें भी आपको बोनस अंक मिले थे। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अर्थपूर्ण अधिगम यह महसूस कराता है कि किसी भी अवधारणा, कोई भी विचार, कोई भी सिद्धांत, सूत्र या तर्क के सभी भाग होते हैं वो एक साथ होते हैं। इसमें विश्लेषण, गहन चिंतन और समस्या समाधान की प्रक्रिया है वो शामिल है। अधिगम के दौरान जो शिक्षक होते हैं उनको सूचना का विश्लेषण करने में मदद करनी चाहिए ताकि जो छात्र है उसके बारे में सोच सके और गहन चिंतन है उसको विकसित कर सकें। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि जब बच्चे गहन चिंतन करने लगेंगे तो कोई भी समस्या है उसके समाधान में उनका उपयोग भी करना जान जाएंगे। और अर्थपूर्ण अधिगम में शामिल है एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर और सीखने के तरीकों पर विचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वे है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। और हमारा तर्क कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो सही विकल्प कौन सा है इसमें से? पहला कह रहा है कि ये और दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ये और दोनों सही हैं और लेकिन एक की सही व्याख्या आर नहीं करता है। तीसरा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है और चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। ठीक है, ए और आर दोनों गलत है, यानी कि दोनों जो हमारे ऊपर दिए गए थे वो गलत थे। हमारी व्याख्या कह रही है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षार्थी या फिर बच्चे शैक्षिक कार्यक्रम होता है उसका मुख्य केंद्र बिंदु होते हैं। ठीक है, ना कि इसमें होती है पाठ्य पुस्तक। इसका समग्र लक्ष्य जो होता है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास यानी पूरा विकास करना है, ना कि केवल ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार ये कथन गलत है कि जो माध्यमिक विद्यालय उसमें छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो तर्क भी गलत है क्योंकि वर्ष 2005 में एनसीएफ ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने स्पष्ट कर दिया था कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके सीखने की क्रिया में उनकी भागीदारी सीखने के श्रेष्ठतम परिणाम पाने की कुंजी। इस तरह ए और दोनों गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग। ऑप्शन है कि बच्चों के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है। दूसरा कह रहा है कि ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। तीसरा कह रहा है कि एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है। और चौथा कह रहा है कि तब होता है जब बच्चों को सकारात्मक पुनर्बल पेश किया जाता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्ष में अधिगम ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं कि ज्ञान पूरी तरह से ज्ञात और निश्चित नहीं है। अधिगमकर्ता अनुभवों के माध्यम से ज्ञान के व्यक्तिगत निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें जो अधिगमकर्ता होता है वो ऐसे अर्थ का निर्माण करता है जो कि पूर्व ज्ञान और नवीन अधिगम की घटनाओं का अंतःक्रिया शिक्षकों की मदद से प्रभावित होता है। यह अधिगमकर्ता की विशिष्टता और जटिलता को भी स्वीकार करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण आधार होने चाहिए। ऑप्शन ए है अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत। ऑप्शन बी है प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद। ऑप्शन सी है सहयोग और सौहार्दात्मक। ऑप्शन डी है पृथक्करण और नामीकरण। ये तो गलत हो जाएगा, ये तो नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा भी नहीं होनी चाहिए और ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहयोग और सकारात्मक। ठीक है, कक्षा का वातावरण उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक होता है जो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए उत्तरदायी हैं। बच्चे अच्छे से सीखें, अपनी सारी इंद्रियों को खोलकर सीखें। कोई भी बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से अच्छे से सीखें तो उसके लिए मैं अर्थपूर्ण अधिगम के लिए उत्तरदायी क्या होता है? वातावरण वहाँ का। ठीक है, कक्षा का वातावरण अधिगम और अवधारणा के प्रति छात्र की रुचि और जिज्ञासा होती है उसको तय करता है। और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? सहयोगात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण होने चाहिए, यानी सब एक दूसरे की हेल्प करते हो, एक दूसरे से ज़्यादा गुस्सा मारपीट ये सब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के साथ अच्छे से पढ़ते हो।
उच्च छात्र सहभागिता और भागीदारी पर ज्ञान केंद्रित वाला होना चाहिए। सहभागी और सहयोगी होना चाहिए। शिक्षार्थी और सहयोगी होना चाहिए। शिक्षार्थी ये भी जानते हैं कि कक्षा का वातावरण सकारात्मक होने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से महत्व दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कथन और तर्क वाला कि मध्य विद्यालय के बच्चों को सेहत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना कोई भी समस्या समाधान है उसको कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो ये तो हमारा सही है। और तर्क कह रहा है कि बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो बताइए सही विकल्प कौन सा है? ये और दोनों सही हैं और एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है और सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है लेकिन एक की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मध्य विद्यालय के बच्चों को सेहत अनुमान लगाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना कोई भी समस्या समाधान कौशल है उसको बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। समाधान उचित कौशलों और व्यवस्थित रूप से लागू करके जो समस्याएं होती हैं उनको पहचानने में और फिर उसका हल करने की क्षमता है, जिसे हम जो जानते हैं उसे जो नहीं जानते उसे खोजने के लिए तैयार रहते हैं। तैयार दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में प्रश्न क्वेश्चंस इन द क्लासरूम्स। ऑप्शन ए है कि केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। तो ये तो बकवास है, नेगेटिव में चला जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए और छात्रों द्वारा उत्तर दिया जाने, केवल लग गया तो हट जाएगा। किसी के भी द्वारा नहीं पूछे और नहीं जवाब दिए जाने चाहिए। तो ये तो करने क्या जाओगे जब कोई पूछोगे ही नहीं, जवाब नहीं दोगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों और शिक्षकों दोनों के द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। शुड बी आस्क्ड आंसर्स बोथ बाय द स्टूडेंट्स एंड टीचर। हमें ऐसे क्लासरूम रखनी चाहिए जिसमें दोनों लोग एक्टिव हों, टीचर भी हों और बच्चे भी हों। ठीक है, एक दूसरे से जवाब भी दे सके और सवाल भी पूछ चुके हैं, ना कि बिल्कुल ऐसा क्लास कर देनी चाहिए जिसमें मेरे बच्चे ही पूछे और मास्टर चुपचाप जवाब दें और कुछ पूछे ही ना। या फिर ऐसा भी नहीं करना चाहिए जितना सिर्फ मास्टर ही पूछे और बच्चे जवाब दें और बच्चे कुछ पूछे ही ना। तो ऐसे क्लासरूम नहीं रखनी चाहिए, हमें ऐसी क्लासरूम रखनी चाहिए जिससे दोनों एक्टिव हों। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि कक्षा में प्रश्न छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाते हैं। प्रश्न पूछना जिज्ञासा और कौतूहल को भी उत्पन्न करता है। ठीक है, सबसे प्रभावी रणनीतियों को संदर्भित करता है। प्रश्न पूछने कक्षा को जो माहौल होता है उसका ज़्यादा परस्पर संवादात्मक बनाता है। ठीक है, जैसे ही बच्चा प्रश्न पूछता है कि शिक्षक जो होता है वो छात्र के संदेह और प्रश्नों को स्पष्ट कर देता है और छात्रों के प्रश्न पूछने का कौशल और अधिक जानने की जिज्ञासा भी विकसित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि शिक्षार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ए है भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके। ऑप्शन बी है नकारात्मक सुदृढ़ीकरण द्वारा। ऑप्शन सी है दंड के द्वारा। ऑप्शन डी है सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। नकारात्मक है ये तो हटा दो, दंड है इसको भी हटाओ, भौतिक पुरस्कार इसे भी हटा दो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके, फोकसिंग ऑन द जॉय ऑफ लर्निंग। ठीक है, सबसे अच्छा यही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आंतरिक प्रेरणा वह होती है जो कोई भी व्यक्ति को किसी गतिविधि होती है उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, बाहरी पुरस्कारों के लिए नहीं। मतलब बाहर से अगर तुम्हें कोई पुरस्कार दे, मतलब तुम्हें कहे कि तुम्हें टॉफ़ी देंगे या ये तुम्हें बाइक देंगे, तुम ये काम करो, तो बाहरी होता है। जबकि हम अपनी खुशी के लिए करते हैं तो वो आंतरिक प्रेरणा होती है और हमेशा अपनी आंतरिक प्रेरणा के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, बल्कि इसीलिए कि कार्रवाई स्वयं सुखद है। विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो सीखने की खुशी पर ज्ञान केंद्रित करके हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, गतिविधि करने में अनुभव किए गए आनंद के तत्व वास्तव में गतिविधि को बनाए रखते हैं। हमें जो शौक हमें खुशी देते हैं उनको बार बार करना भी हमारी आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। सक्रिय अन्वेषण, आमूल जो समस्याएं हैं उन पर काम करके, पूछताछ और प्रयोग के द्वारा, और शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत करते हैं। तो बताइए पहला और तीसरा सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। तीसरा कह रहा है कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। चौथा कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, यानी कि इसमें सारे सही हैं। मध्य विद्यालय के जो छात्रों के रूप में ज्ञान संग्रह को एक हम ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी शामिल हो। ठीक है, वो अगर कोई कार्य करे तो सक्रिय होकर करे, ना कि निष्क्रिय होकर। ठीक है, एक्टिव होना चाहिए बच्चा, जो कुछ नया सीखने की जिज्ञासा और प्रेरणा से प्रेरित होता है और अर्थ निकालता है, जैसे कि सक्रिय अन्वेषण, आमूल समस्याएं होती हैं उन पर काम करके, पूछताछ और प्रयोग करके, और शिक्षक और साथियों के साथ बातचीत करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को डेस और असफलता को डेस के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो पहला कह रहा है कि स्थायी, शर्मनाक और अपमानजनक, तो सबसे पहला निगेटिव है, इसे हटा दो। शर्मनाक, अपमानजनक कभी नहीं होगा। वृद्धिशील, सुधार के अवसर में हो सकता है। स्थायी, सुधार के अवसर में। और जो होता है वृद्धिशील, शर्मनाक, अपमानजनक, ये तो गलती है, तो ये भी स्थायी नहीं हो सकता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धिशील और सुधार के अवसर पर। ठीक है, नेगेटिव वाले हटाते जाओगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि अध्यापन का लाभ अधिकतम तब होता है, नहीं अध्यापन, जब कोई भी अध्यापन करते हैं उसका सबसे ज़्यादा लाभ हमें तब होता है जब जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो छात्रों के लिए कैसे काम करेगा, एक सुविधा के रूप में। ठीक है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों का प्रदर्शन लक्ष्यों के बजाय सीखने के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बालकों को सिखाना चाहिए कि कैसे वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और लक्ष्य प्राप्त करना उनके लिए कैसे ज़रूरी है। ठीक है, शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों की योग्यताएं हैं उनको वृद्धिशील और असफलता में सुधार के अवसर के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर बच्चे असफल हो गए तो बच्चे क्यों असफल हो गए, कैसे वो आगे प्रयत्न कर सकते हैं, उन सबको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों की भूमिका को शिक्षार्थियों को उनके सीखने में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में देखने के लिए माना जाता है, ना कि ज्ञान के प्राप्तकर्ता के रूप में। ठीक है, हम बच्चों को, हमें शिक्षार्थियों को ऐसा रखना चाहिए कि वो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि पीछे ढकेलने के लिए, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएं, ना कि मंजिल पर जाने से उन्हें रोकें। ठीक है, सिर्फ उन्हें ज्ञान प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं देखना चाहिए, उन्हें सीखने के सक्रिय प्रतिभागी के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है सहयोगात्मक शिक्षा, ऑप्शन बी है समावेशी कक्षाएं, ऑप्शन सी है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी है सार्थक अधिगम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि शैक्षणिक उपलब्धियों में छात्रों की विफलता के कई कारण होते हैं, जैसे कि रुचि में कमी होना, उसका कम ध्यान देना। इसके प्रमुख कारणों में से एक गैर प्रासंगिक कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है। यानी बच्चे जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, उसके कई कारण होते हैं, या तो वो ध्यान नहीं देते हैं कि मतलब अगर तुम्हें जो पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ते नहीं हैं, या फिर उनकी इंटरेस्ट कम होता है, वो मतलब हिंदी तो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, या सोशल साइंस अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, या इंग्लिश, उसमें से किसी में काफ़ी वीक होंगे। और एक कारण और भी होता है, वो होता है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। गैर प्रासंगिक किसी चीज़ की जांच या व्याख्या करने की प्रक्रिया होती है जो संदर्भ से अलग होती है, जिसमें वह अंतर्निहित होती है, ये सचेत और अवचेतन रूप में होती है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम छात्रों की विफलता के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि उस पाठ्यक्रम के समाधान में सक्षम नहीं होगा जो उनकी वास्तविक दुनिया के साथ प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है प्रीवियस ईयर की, अगर आपने ना देखी हो तो देख लीजिए। और आज हम स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।